प्यारे बच्चों, हमारे लिए प्यारे बच्चों और पूरी दुनिया के लिए भावी शिक्षकों, आशा है आप ठीक होंगे, सकुशल होंगे। हम तो निशाचर बन गए हैं, आपसे वादा जो किया था रात के 12 बजे, पर खुशी है, संतोष है कि आपके द्वारा सराहे जाते हैं, इसलिए हमें आत्मिक संतोष मिलता है। और बदले में आपसे एक वादा भी करते हैं हम कि आपको सारी चीज़ें हम अपने चैनल पे देंगे। आपको कहीं कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं दूसरे चैनल दूसरी चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ से भी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके उतना, क्योंकि जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना करेंगे। बार बार प्रकृति भी परीक्षा ले रही है, आपकी भी हमारी भी, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छा सोचना है और सब कुछ ठीक ही होगा। ओके, तो आज आपके लिए हम हाजिर लेके आए हैं, पेशे खिदमत है बोलते हैं, माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 5। हाँ, याद आया, माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 में हमने एक सवाल किया था आपसे कि साहब, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, आधुनिक भाषावाद के जनक कौन माने जाते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा, लगभग बच्चों ने राइट आंसर दिया था और सही जवाब था नोम चॉम्स्की। तो नोम चॉम्स्की साहब की बहुत सी बातें हमने करी थी पिछली बार, और आज हम माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 जो लेके आए हैं उसमें एक और ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर करेगा और परीक्षा के लिहाज से बेहद खास है। और वो टॉपिक है LD, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अधिगम अशक्तता बोलते हैं, अधिगम निर्योग्यता बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं, शॉर्ट में LD बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो ये तमाम लगभग एक जैसी बातें हैं। कितना फ़र्क है, क्या ख़ास बातें हैं, कंसेप्चुअली हम जानने की कोशिश करेंगे। अपना फंडा वही रहेगा, इंग्लिश हिंदी। तो शुरू करें। ओके, चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म LD वाज, ऑप्शंस ए स्किनर, बी सैमुअल किर्क, सी फ्रॉइड, डी वुंट। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे इसका आंसर जानते होंगे कि साहब, अधिगम अशक्तता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। कौन थे वो? स्किनर थे, या सैमुअल किर्क थे, या फ्रॉइड थे, या फिर वुंट थे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सैमुअल किर्क। दरअसल सैमुअल बेंजामिन किर्क नाम है इनका। इन्होंने पहली बार ये टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दी थी 1963 में। US थे, ये अमेरिका के थे। 1963 में इन्होंने शब्द टर्म यूज़ लिया, LD फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखो, एक प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है अक्सर परीक्षाओं में, बहुत बार पूछा गया है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया टर्म है, स्किज़ोफ्रेनिया का पहली बार किसने शब्द का उपयोग किया। तो एक नाम ध्यान रखेंगे, मैं डालूंगा स्किज़ोफ्रेनिया पे अलग से। ब्लूलर ने पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया शब्द यूज किया था। वैसे ऑटिज्म, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, पहली बार ऑटिज्म शब्द किसने यूज़ किया, तो पहली बार ऑटिज्म शब्द भी ब्लूलर ने यूज़ किया था। लेकिन ऑटिज्म की व्याख्या पहली बार करने वाले थे केनर। तो केनर पे भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। ब्लूलर पहली बार यूज़ करने वाले थे स्किज़ोफ्रेनिया, इवन ऑटिज्म। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, सैमुअल बेंजामिन किर्क US साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1963 में पहली बार अधिगम अशक्तता या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिर LD टर्म का उपयोग किया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स। का शानदार प्रश्न है। डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स की सीक्वेंस, लेटर्स का क्रम। लेटर्स कहाँ? शब्दों के अंदर जो लेटर्स होते हैं, एक शब्द में बहुत से लेटर्स होते हैं ना, तो शब्दों में जो लेटर्स होते हैं उनकी सीक्वेंस को रिकॉल करने में डिफिकल्टी आती है, ठीक है। और साथ में दूसरी बात है, फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद, यानी शब्दों में जो अक्षर होते हैं उनका क्रम याद नहीं रहता, याद रखने में कठिनाई होती है। और विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, हम जो देखते हैं वो मेमोरी में जाता है ना, तो विजुअल मेमोरी में बार बार कमी होती है, मतलब बार बार हम उसको भूल जाते हैं। ये किसके साथ जोड़ेंगे हम? ऑप्शंस देखिए, पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा डिस्कैल्कुलिया, चौथा डिस्पेक्सिया।
तो बोलिए राइट आंसर क्या होगा। माफ़ करें। चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही होगी शायद अब। ओके, तो अक्षरों का सीक्वेंस याद नहीं रहता। अक्षरों का सीक्वेंस याद नहीं रहता मतलब पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, ठीक है। तो ये सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, डिसलेक्सिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया। नंबर कैसे याद नहीं रहता, आपने मैंने इसमें भी दिया है एग्जाम्पल, देखा ना, वोज को सो पढ़ता है तो WAS वोज था, ठीक है। अब ये शब्द है वोज, ठीक है, इसमें 3 लेटर हैं WAS, तो उसको क्या रहता है, क्रम याद नहीं रहता, वो ऐसे समझ लेता है S पहले फिर A फिर W, यानी वोज को शो पढ़ लिया उसने, ठीक है। 69 है उसको 96 पढ़ लेगा, ठीक है, या फिर उल्टा 6 ऊपर लटक जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, ऐसा। तो ये सारा खेल है डिसलेक्सिया का। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, डिसलेक्सिया दरअसल न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है जिसमें न केवल लेक्सिकल मतलब पढ़ने में कठिनाई है ही, लेकिन जब पढ़ने में कठिनाई है तो फिर लिखने में भी कठिनाई होती है। इसलिए बहुत जगह परीक्षाओं में ध्यान रखना, अगर लिखने संबंधी कोई बात आए और ऑप्शंस में डिस्ग्राफी अलग से नहीं हो तो वहाँ भी डिसलेक्सिया आंसर होगा, तो ध्यान देंगे। इसका सही जवाब है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सब, तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न देखिए, डिस्थेमिक डिसऑर्डर्स आर, डिस्थेमिक डिसऑर्डर्स आर यानी डिस्थेमिक विकार कौन से हैं, क्या होते हैं वो। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है मूड डिसऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है सेक्सुअल डिसऑर्डर, थर्ड ऑप्शन है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, और फोर्थ वन है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। यानी पहला है मूड डिसऑर्डर, भाव दशा विकार, दूसरा है यौन विकार, तीसरा है द्रव्यगत विकार, और चौथा है कायिक विकार। तो ध्यान देंगे, 4 ऑप्शंस, सही जवाब बोलिए। डिस्थेमिक डिसऑर्डर, डिस्थीमिया आपने सुना ना बहुत बार, डिस्थीमिया। दरअसल हम आपको बता दें, डिस्थीमिया ए टाइप ऑफ डिप्रेशन है। डिस्थीमिया डिप्रेशन का ही एक प्रकार है, जब लॉन्ग टर्म में सैडनेस रहती है, होपलेसनेस रहता है इंसान, डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, तो उसको डिस्थीमिया बोलते हैं। तो बोलिए, डिस्थीमिया चूंकि डिप्रेशन है इसलिए क्या होगा, ये मूड डिसऑर्डर या फिर सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मूड डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, भाव दशा विकार, यानी ये फीलिंग टाइप का, ये फीलिंग से संबंधित है। ओके, इसमें देखिए अब सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होता है, ये एडिक्शन वाला है। एडिक्शन कई बार आपने देखा होगा ना, एल्कोहलिक एडिक्शन हो जाता है लोगों को, शराब छूटती नहीं है, ठीक है, टोबैको एडिक्शन हो जाता है, सिगरेट छूटती नहीं है, तो ये सारे के सारे सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर कहलाते हैं। डिसऑर्डर ही तो है। इसी तरह सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, सोमेटोफॉर्म कायिक विकार हिंदी में देखिए कि इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, हालांकि डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें हम पेन फील करने लग जाते हैं, दर्द, बॉडी में पेन फील करने लग जाते हैं। एक आपने हाइपोकोंड्रियासिस सुना होगा, जब बिना किसी बीमारी के गंभीर बीमारी होने का एहसास होता है, एहसास कराता है, लगभग वही बात है। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर वो होते हैं, कायिक विकार वो होते हैं कि जिनमें कभी दर्द की अनुभूति होती है, ठीक है, या फिर हमारे कुछ जैसे हेडेक होने लग जाता है, फिजिकली है पर वो फिजिकली नहीं है, लगता है कि हेडेक हो रहा है, हेडेक हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया, इसमें एडिक्शन होते हैं, नशे संबंधी चीज़ें होती हैं, जो विकार है, छूटता नहीं है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर ये डिस्थेमिक है, और आपको पता है मूड डिसऑर्डर के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक मैनिया डिप्रेशन इसका एग्जांपल हो सकता है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं, मैनिया डिप्रेशन बोलते हैं, द्विदशा विकार बोलते हैं, कभी खुशी कभी गम आपने सुना हो तो। ओके, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नंबर 1 मूड डिसऑर्डर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए साहब, चौथा प्रश्न। ओके, चौथे प्रश्न में देखिए, एल डी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज, एल डी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड डिसमोर्फिया,
डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया या फिर डिस्टोपिया, यानी गामक कौशल विकार कहलाते हैं। दरअसल गामक कौशल अधिगम विकार कहलाते हैं, ये होना चाहिए था। डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्टोपिया। तो देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान दें। डिसलेक्सिया लेक्सिकल, मतलब जब डिसलेक्सिया क्या, रीडिंग डिसेबिलिटी भी, रीडिंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। डिसग्राफिया, लिखने में कठिनाई होती है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में कठिनाई होती है, गणना में कठिनाई होती है, गणितीय संक्रियाओं में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसी तरह से आपने सुना होगा कि कई बार परीक्षाओं में भी आया है कि वह विकार जिसमें लिखने में, पढ़ने में, गणना में, सभी में विकृति हो जाती है। तो सभी का एक कौन सा विकार है जो जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसका आंसर मोस्टली आप पढ़ते हो डिस्प्रेक्सिया। वास्तव में वो बात गलत नहीं है, वो सही है। पर दरअसल डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, विकासात्मक एक विकार है जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिसमें ब्रेन का हमारे शरीर की गतियों पर सही नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उसमें मोटर स्किल्स बेहतर नहीं होते, ठीक है। जब मोटर स्किल्स बेहतर नहीं होंगे तो हम ठीक से लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक से गणना भी नहीं कर पाएंगे, ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, ठीक से डांस भी नहीं कर पाएंगे। हमारे जो शरीर के अंग हैं उन पे ब्रेन का कंट्रोल सही नहीं रहेगा। इसलिए इसमें सेम वही एग्जैक्ट वही बात पूछी गई है कि गामक कौशल विकार यानी मोटर स्किल से संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटी क्या कहलाएगी, तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्रेक्सिया। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्रेक्सिया। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, परीक्षा में डिस शब्द आए या ए शब्द आए, बात एक ही है। इसको डिस्प्रेक्सिया भी कह सकते हैं, एप्रेक्सिया भी कह सकते हैं। उसी तरह डिसलेक्सिया को अलेक्सिया भी कह सकते हैं। इसी तरह डिसग्रेफिया को एग्रेफिया भी कह सकते हैं। इसी तरह डिसफेजिया को एफेजिया भी कह सकते हैं। तो ए और डिस एक ही बात है, ठीक है ना। तो एप्रेक्सिया या डिस्फेक्सिया इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे डिसमोर्फिया एक चीज़ है। डिसमोर्फिया दरअसल एक डिसऑर्डर है। और डिसमोर्फिया में क्या होता है? डिसमोर्फिया में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी का शेप बहुत बिगड़ गया है। वो शीशे में देखता है तो अजीब सी बॉडी दिखाई देती है उसकी, कहीं से मोटा कहीं से पतला, तो उसको बोलते हैं डिसमोर्फिया। इस तरह से डिस्टोपिया, डिस्टोपिया दरअसल आपने यूटोपिया सुना होगा। यूटोपिया होता है कि ज़िंदगी खुश रंग है, हर तरफ बहारें हैं, रंगीनियाँ हैं, इंसान बहुत खुश रहता है, वो यूटोपिया होता है। लेकिन डिस्टोपिया, डिस लगती क्या हो गया? डिस लगती ऑपोजिट हो जाएगा, खिज़ां। जैसे बहार तो है यूटोपिया और खिज़ां है डिस्टोपिया, मतलब दुनिया बेरंग लगती है, उजड़ी हुई लगती है, कहीं अच्छा नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, वो डिस्टोपिया है। तो मेरे ख्याल से डिस्टोपिया क्लियर। डिसमोर्फिया मैंने आपको बता दिया, बॉडी शेप अजीब सी दिखना। डिसलेक्सिया होता है ठीक से पढ़ नहीं पाना, रीडिंग डिसेबिलिटी। और डिस्प्रेक्सिया होता है जिसमें मोटर स्किल सही नहीं होते, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिसमें गामक कौशल बाधित हो जाते हैं। चूँकि गामक कौशल बाधित हो जाते हैं, इसलिए बहुत बार परीक्षाओं में ऐसा माना गया है कि डिस्प्रेक्सिया में एलेक्सिया, एग्राफिया, एक्लकुलिया तीनों शामिल होते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक खास बात आपने नोट की होगी, आज हम आपको दिख नहीं रहे। इसका रीज़न कोई ख़ास नहीं है, बस ये कि आज प्रश्न थोड़े से ज़्यादा थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा और फास्ट करेंगे। और कल या परसों वापस एक नंबर 6 डालने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन कम है, थोड़ा और दें। ओके, चलिए 5 नंबर, 5वां प्रश्न देखें। 5वां प्रश्न है, विच इज़ नॉट ए साइन ऑफ डिसलेक्सिया अमंग यंग लर्नर्स। बहुत बढ़िया प्रश्न है। विच इज़ नॉट ए साइन ऑफ डिसलेक्सिया अमंग यंग लर्नर्स, यानी यंग बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं उनमें डिसलेक्सिया का कौन सा एक संकेत नहीं है। मतलब इसमें से 3 ऑप्शंस तो ऐसे होंगे जो डिसलेक्सिया के बारे में हैं और एक ऐसा है जो डिसलेक्सिया के बारे में नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है लेटर एंड वर्ड्स रिकॉग्निशन, यानी रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्निशन बोले तो पहचानना। लेटर एंड वर्ड्स रिकॉग्निशन मतलब शब्द और लेटर हो गए अक्षर, ठीक है ना, अक्षर और शब्दों को पहचानना। तो अक्षर और शब्दों को पहचानने वाली बात क्या डिसलेक्सिया से रिलेटेड है? बोलिए। बिल्कुल है साहब, पहचानेगा नहीं तभी तो प्रॉब्लम है, तो रिलेटेड हो गया।
दूसरा रीडिंग स्पीडली एंड फ्लुएंटली, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, ध्यान देंगे, स्पीड में पढ़ना और फ्लुएंसी के साथ पढ़ना, बिना अटके पढ़ना। हालांकि इसको अपन छोड़ते हैं एक बार, क्योंकि इसके बिना ये एलडी के अलावा भी हो सकता है, हम लोग भी तो कई बार फ्लुएंसी में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना, इसलिए छोड़ते हैं इसको। थर्ड ऑप्शन देखिए, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, शब्दों को और आइडियाज़ को समझना, शब्दों और आइडियाज़ को समझना, चलिए इसको भी छोड़ते हैं। फोर्थ है स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, वर्तनी की संगतता। तो अभी हमने जो बात करी ना, क्रम नहीं पहचान पाता और नहीं पहचान पाता, तो सेम वही वाली बात है। इसका मतलब स्पेलिंग कंसिस्टेंसी भी होती है डिसलेक्सिया में, रिलेटेड इससे होती है, और लेटर और वर्ड्स की पहचान भी होती है, मतलब पहचान का संबंध भी इससे है। तो ये दोनों तो डिसलेक्सिया के बारे में हैं। पर ये पूछा है कि कौन सा साइन नहीं है। अब बचे दो, बी और सी। तो सोचिए, आप बताइए मुझे, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी इसका आंसर होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़ होगा? मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, क्या पूछा है प्रश्न में, पूछा है कि इनमें से चार में से कौन सी एक चीज़ है जो डिसलेक्सिया के बारे में नहीं है, यानी जो डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं है, रीडिंग डिसेबिलिटी से संबंधित नहीं है। ओके चलिए, तो देखो, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी और अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, ध्यान दें, इसका सही जवाब, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज। अगर सी नहीं होता तो फिर हम बी के साथ जा सकते थे, ठीक है ना, यानी जो लिखा है, जो विचार हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं पाना, तो बहुत बार हम ही नहीं समझ पाते, ठीक है ना। आप पढ़ते हो सारी चीज़ें, क्या समझ लेते हो? बिल्कुल नहीं समझ सकते हम। इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिसलेक्सिया है आपको, तो हमें डिसलेक्सिया है, ठीक है ना। तो समझना एक अलग प्रकार की चीज़ है, वो बुद्धि का काम है, वो अपनी मेच्योरिटी के साथ आएगा, और बहुत सी बातें हैं उसमें। तो समझना, अंडरस्टैंडिंग जो है, दरअसल यहाँ पे आइडियाज़ और विचारों को, वो डिसलेक्सिया नहीं है, ठीक है ना। हाँ, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी भी हो सकता है, पर यहाँ इसको हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जब शब्दों को, अक्षरों को सही तरीके से वो सीक्वेंस नहीं बना पाता है, तो पढ़ने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। तो ये एक विशेषता हो सकती है डिसलेक्सिया की। इसलिए तीन विशेषताएं हो सकती हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़ जो डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं होगी, क्योंकि ये सामान्य और नॉर्मल चाइल्ड में भी होता है। ओके, तो पांचवें का राइट आंसर हो गया नंबर 3, सी, शब्दों व विचारों की समझ। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न देखिए साहब, ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश, यानी चाइल्ड अंतर नहीं कर पाता है बिटवीन सो एंड वोज। अभी हम बात कर रहे थे, यानी सो और वोज लिखा है, सा और वाज लिखा है, उसमें उसको कोई अंतर नजर नहीं आता, ठीक है। न्यूक्लियर और अनक्लियर में कोई अंतर नहीं आता। ही ऑब्लिक शी इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्थेमिया, डिस्मोर्फेमिया। ओके, यानी एक बालक सो और वाज में अंतर नहीं कर पाता। तो देखो, SAW, WAS, यानी अक्षरों का क्रम बदल गया, उसके दिमाग में ऐसी छवि बनी, इधर वाला इधर दिखा, इधर वाला इधर दिखा। ओके, ईशान की तरह, जो तारे जमीन पे ईशान था ना, क्या करता था वो, मतलब डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया दोनों जुड़े हुए हैं। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, डिस्ग्राफिया में पर्टिकुलर, जैसे ये लाइनें हैं ना, इनमें लिखना होता है, ठीक है, तो वो इनमें नहीं लिख सकता। वो क्या करता है, वो नीचे वाली मात्रा यहाँ ले आएगा, उसको यहाँ ले जाएगा, अक्षर नाचते हुए दिखेंगे उसको लिखने में। और पढ़ने में सेम वही वाली बात है, नीचे की मात्रा ऊपर दिखेगी, ऊपर की नीचे दिखेगी, आगे वाला पहले दिखेगा। जैसे SAW, सो है, सो में W है ना, तो W उसको पहले दिखता है, फिर A दिखा, फिर S पहले था, वो बाद में दिखा, तो वो दिख गया। ऐसे देखो आप, न्यूक्लियर अनक्लियर है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरा सेम उस सीक्वेंस में दिखे। NUCLEAR है, तो NU में UN दिख गया उसको, UN, बाकी क्लियर ऐसा कैसा दिख गया। इसका मतलब न्यूक्लियर अनक्लियर में भेद नहीं कर सकता, सो वो में भेद नहीं कर सकता, वह किससे पीड़ित है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, डिसलेक्सिया। तो क्लियर है सबको? डिसलेक्सिया 6 में 1 नंबर। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पर। ओके, 7वां प्रश्न देखिए, डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इज, यानी लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम जो आती है उसको क्या बोलते हैं? भाषा को कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझने में, भाषा को समझने में परेशानी है। तो ध्यान देंगे, ऑप्शंस देखिए, पहला है अप्रेक्सिया, दूसरा अफेसिया, तीसरा एस्पिचेक्सिया, चौथा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया तो वैसे नहीं होगा इसमें, ठीक है,
पढ़ चुके हैं हम, डिसलेक्सिया कट ही गया, ठीक है। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया क्या था, गामक विकार था, ब्रेन का हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, माइंड का गामक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं था। अब बचे दो, तीसरा कुछ होता नहीं है, तो दूसरा राइट आंसर है बी अफेसिया। ध्यान रखना, अफेसिया शब्द आए या डिस्फेसिया शब्द आए, हिंदी में हम अफेजिया बोलें, डिस्फेजिया बोलें, ये है लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन डिसेबिलिटीज़, भाषा को समझने की कठिनाई या भाषा को समझने में असक्तता, ठीक है। भाषा समझने का मतलब, भाषा आप बोलेंगे साहब लिखा हुआ पढ़ना तो डिसलेक्सिया है, बिल्कुल। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें वो विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, ठीक से अपनी बात लिख भी नहीं पाएगा, ठीक है, बोल भी नहीं पाएगा, तो इसको बोलते हैं अफेसिया या डिस्फेसिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अफेसिया या अफेजिया। अफेसिया या अफेजिया हो गया 2 नंबर। ओके, चलें आगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। जैसे सारी चीज़ें शानदार हैं, अगर आप मन लगा के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इवन शेयर भी कर रहे हैं, है ना, लाइक भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा फायदा होगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखें। विच ऑफ दीज इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सी एक विशेषता है किसकी, चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अशक्त बालक की, इनमें से कौन सी एक विशेषता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन देखिए, हैव लो आईक्यू, उसकी आईक्यू बुद्धि लब्धि निम्न होती है। दूसरा ऑप्शन है हैव रिटार्टेड मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास में रिटार्टेड है, मंदता है, स्लो है, मानसिक मंद बुद्धि है, ठीक है। तो पहला दूसरा लगभग एक जैसी बातें हो गई, ठीक है ना। तीसरा है हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक अलाइक, यानी उसको कन्फ्यूज़न है किसमें, उन लेटर्स में और उन अल्फ़ाबेट, मतलब उन वर्णों में और उन शब्दों में भ्रम है जो एक जैसे दिखते हैं। या फिर चौथा आंसर है इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड्स, यानी साइट वर्ड्स को आराम से समझ लेता है और देख लेता है। तो बोलिए कौन सा आंसर होगा, कौन सी अधिगम अशक्त बालक की विशेषता है। निम्न बुद्धि लब्धि, तो ध्यान देंगे आईक्यू के आधार पे बच्चा डिसेबल नहीं है। आपने सुना है ना, वही ईशान की बात कर रहे हैं हम, तारे ज़मीन पर। तो बहुत, आइंस्टीन, आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन को डिसलेक्सिया था, 9 वर्ष तक तो वो पढ़ भी नहीं पाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि डिसलेक्सिया एक 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 तरीके का एक फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जिसका जिसका संबंध बुद्धि से नहीं है। बुद्धिमान हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन आइंस्टीन समझ सकते हैं आप। तो ध्यान रखना कि आईक्यू से इसका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए लो आईक्यू नो, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्टेड है नहीं। अब चौथी बात देखिए, आप इजीली रिकॉग्नाइज, यानी इजीली रिकॉग्नाइज करता है इसका मतलब नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसको कन्फ्यूजन है लेटर्स और अल्फ़ाबेट में कौन से जो एक जैसे दिखते हैं, लुक अलाइक, यानी अक्षर और वर्णों में भ्रम जो एक जैसे दिखते हो, ये एक विशेषता है एलडी की। तो ऑप्शन नंबर सी या हिंदी में स राइट है। चौथा ऑप्शन देखो, साइट शब्दों को आराम से पहचान लेना, यानी शब्दों को देखते ही वो समझ लेता है, पहचान लेता है। वैसे साइट वर्ड एक टर्म है अलग से, आपको मैं बताऊं क्या है साइट वर्ड, ये सीटेट में काफ़ी पूछा जाता है। साइट वर्ड का मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो जो फ्रिक्वेंटली आते हैं, बार बार आते हैं, और उनको बच्चे देखते ही पहचान लेते हैं। बार बार जिन चीज़ों को हम देखते हैं उनको पहचान लेते हैं ना, तो छोटे बच्चे पहचान लेते हैं। जैसे वो इंग्लिश की बात करें तो द, TH द बहुत बार पढ़ते हैं, तो द वो देखते ही पहचान लेगा, ये अच्छा ये वो द है। इज़ देखता है, देखते ही पहचान लेगा। ओके, वोट कई बार आता है, देखते ही पहचान लेता है। तो ऐसे वो शब्द जिनसे अपनी जानकारी हो गई, जिससे बच्चे उनको देखते ही पहचान लेते हैं, उनको बोलते हैं साइट वर्ड्स। ओके, तो पहचान लेगा, ये तो कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये तो एबिलिटी है। ओके, तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है नंबर सी, अक्षरों व वर्णों में भ्रम जो एक जैसे दिखते हैं, कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक अलाइक। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए साहब, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, आवाज़ कोशिश करिए, मैं फिर भूल जाता हूँ धीरे बोलने की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ,
आपके लिए बहुत सी चीज़ें मैं लेके आऊँगा, बस थोड़ा सा वेट इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरे पास अभी अभी बोर्ड नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड आएगा अभी, कोशिश करूँगा जल्दी आ जाए, तो उस पे फिर मैं लिख के आपको सारे कॉन्सेप्ट भी दूंगा, कुछ और चीज़ दूंगा, जैसे सब मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी अपन थोड़ा यही चलाएंगे, अभी ये टेस्ट सीरीज चलेगी, ताकि हमें भी लगे कि साहब हमारे भी किसी दिन 1 लाख फॉलोअर्स होंगे, बच्चे होंगे जो हमें पसंद करेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज़ को पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो अभी है वैसे, ठीक है, अभी पता है आज 18,000 है अपना, तो अभी शुरू किया, अभी अभी 18,000 से कब पहुँचेंगे आगे देखते हैं। ओके, पर जब भी पहुँचेंगे धीरे धीरे पहुँचेंगे, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, बस उसमें ऑनेस्टी रखना, उसमें ऑनेस्टी रखोगे तो फिर ज़रूर अपने को जो चाहते हैं वो मिलेगा। ओके, वैसे चाहते क्या है पता है, चाहते हैं कि आपकी सफलता हो, आपको सफलता मिले, और आप हमें दिल से चाहें कि सब हमारे लिए कुछ सर ने किया, और यकीन मानिए, अगर ये जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप देख रहे हैं इसमें से अगर आपको आपको क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है, बॉर्डर पे बच्चे रह जाते हैं, है ना, तो वो एक प्रश्न के कारण से या 2 प्रश्न के कारण से उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनको इतनी खुशी होती है, और हमें वहाँ पे बहुत खुशी होती है कि साहब हमारे 1 या 2 प्रश्न बच्चों के काम तो आए। ओके, चलिए 9वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद एलडी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, कौन सा उचित तरीका है, कौन सी उचित विधि है, किस बात की, जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस बात को जांचने की कौन सी उपयुक्त विधि है। अधिगम अशक्त बालक की प्रगति जांचने की उचित विधि कौन सी है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है केस स्टडी, दूसरा ऑप्शन है अनेक्डोटल रिकॉर्ड, तीसरा ऑप्शन है बिहेवियरल रेटिंग स्केल, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। पहला ऑप्शन है व्यक्ति इतिहास विधि, दूसरा है उपाख्यान आलेख विधि, तीसरा है व्यवहारात्मक मापनी विधि, और चौथा है संरचित व्यवहारात्मक अवलोकन विधि। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बता दूं, देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संरचित व्यवहारात्मक अवलोकन। ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, इसका राइट आंसर है। कभी परीक्षा में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड शब्द नहीं मिले तो भी ध्यान रखना कि सबको डिसेबल है, उसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो उसका पता हम अवलोकन करके ही तो लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन करके ही तो लगाएंगे, उसको देख के लगाएंगे। पर स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि ये नहीं कि साहब एक बार देखा, हम बार बार देखेंगे, नियमित रूप से देखेंगे, निश्चित अंतराल के बाद में हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से वो लिख रहा है, किस तरह से वो चीज़ों को समझ रहा है, किस तरह से वो पढ़ रहा है, किस तरह से वो मोटर स्किल्स कर रहा है। तो व्यवस्थित तरीके से नियमित अंतराल से देखना कहलाता है स्ट्रक्चरल, क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, संरचित व्यवहारात्मक अवलोकन, जो इसका राइट आंसर है। ओके, बात समझ में आई। ओके, व्यक्ति इतिहास केस स्टडी आपने सुना ही है, ये अबनॉर्मल बच्चों के लिए होती है, किसके लिए होती है, अबनॉर्मल बिहेवियर वाले चाइल्ड होते हैं। अबनॉर्मल कौन होते हैं, अबनॉर्मल में सभी आ जाते हैं, बाल अपराधी भी आते हैं, इवन पिछड़े भी आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं। तो वैसे क्यों बन गए, इसके लिए क्या होता है, हम उसको माइन्यूटली उनका पास्ट हिस्ट्री अब तक जो हुआ ना पूरा देखते हैं। ओके, एक अनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो सी टेट से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक बहुत बार पूछी जाती है। पता है अनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, मेरे ख्याल से आपने बहुत बार ये शब्द सुना है। ओके, तो ध्यान दें, दो चीज़ें याद रखना, एक तो दो चीज़ें याद रखना, एक तो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, और दूसरा अनेक्डोट्स या अनेक्डोटल। ओके, दोनों में एक ही फर्क है। पोर्टफोलियो भी बच्चे की प्रगति का एक क्रमबद्ध विवरण है, और अनेक्डोट्स भी एक बच्चे की प्रगति का विवरण है। बस फ़र्क इतना है, पोर्टफोलियो तो होता है एकेडमिक, स्कूल में उसने जब से एडमिशन लिया है तब से लेके अब तक कौन कौन से परीक्षा दी, टेस्ट दिए, क्या क्या हासिल किया, वो सारी चीज़ें उसकी फाइल में रहती हैं, तो एकेडमिक है। और अनेक्डोट्स है नॉन एकेडमिक, यानी गैर शैक्षणिक, बाहर उसने क्या किया या कुछ घटनाएं ऐसी हुई उसके जीवन में, तो उनको हम बोलेंगे अनेक्डोट्स। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको, पोर्टफोलियो एकेडमिक है, अनेक्डोट्स नॉन एकेडमिक में, नॉन एकेडमिक है, गैर
अकादमिक है, गैर शैक्षणिक है। इस प्रश्न का जवाब है कि अधिगम अशक्त बालक की प्रगति की जांच कैसे करेंगे, तो उसका जवाब होगा व्यवहारात्मक अवलोकन करेंगे, उसके व्यवहार का अवलोकन करेंगे, वो जो भी कर रहा है उसका अवलोकन करेंगे, पर वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा, वो रेगुलरली होगा, वो क्रमबद्ध होगा, वो सिस्टमेटिक होगा, ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है। रेटिंग स्केल तो आप जानते ही हैं, फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। रेटिंग स्केल किसी के व्यवहार के बारे में बनाई जा सकती है, और रेटिंग स्केल में आपने लिकट की 5 बिंदु में अपनी जरूर पढ़ी होगी। ठीक है। 5 बिंदु के 5 बिंदु आपको याद है क्या थे? स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री पहला बिंदु था, फिर डिसएग्री, फिर न्यूट्रल, फिर एग्री, फिर स्ट्रांगली एग्री। ये 5 बिंदु की मापनी लिकर्ट, रेंसस लिकर्ट का नाम सुना होगा, लिकर्ट की मापनी के नाम से प्रसिद्ध है, जो एटीट्यूड के बारे में है, बिहेवियर के बारे में है। ओके, तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संरचित व्यवहारात्मक अवलोकन, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। ओके, अब चलते हैं आगे। चलिए साहब, अब है 10वां प्रश्न, और बहुत शानदार 10वां प्रश्न है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट ASD पहला ऑप्शन, ADHD दूसरा ऑप्शन, PTSD तीसरा ऑप्शन, और सेरेब्रल पाल्सी चौथा ऑप्शन। यानी विकासात्मक विकार के उदाहरण हैं सिवाय, सिवाय मतलब एक को छोड़ के, ASD, ADHD, PTSD, सेरेब्रल पाल्सी। तो ध्यान देंगे, जहां पे शब्द आए एक्सेप्ट, सिवाय, इसका मतलब ध्यान से देखना है कि ये इनमें से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं एक को छोड़कर, इसका मतलब 4 में से 3 है, कौन सा नहीं है वो हमको देखना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ASD। ASD पता है आपको क्या है? ASD दरअसल शॉर्ट फॉर्म में कई बार परीक्षा में आ चुकी है। ए से बनता है ऑटिज्म। आप ऑटिज्म के नाम से तो खूब परिचित होंगे, अभी वर्ल्ड ऑटिज्म डे गया था थोड़े दिन पहले। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है। दूसरा ADHD, ADHD ए से बनता है अटेंशन, डी से बनता है डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तीसरा है PTSD, मेरे ऑफलाइन के बच्चे इनसे वाकिफ़ हैं खूब, आप भी समझ लें, शॉर्ट फॉर्म्स भी बहुत काम आती हैं परीक्षा में। PTSD क्या है? पी में P से बनता है पोस्ट, T से बनता है ट्रोमेटिक, ट्रोमा भी कह सकते हैं, ट्रोमेटिक भी कह सकते हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और सेरेब्रल पाल्सी अलग से एक नाम है ही। ठीक है ना। तो देखो, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ASD क्या होता है? ऑटिज्म को बोलते हैं। ऑटिज्म का मतलब ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता, दूसरों से आई कांटेक्ट नहीं करता, कुछ व्यवहार बार बार रिपीट करता रहता है, असामाजिक होता है, क्योंकि सामाजिक तो उसमें आती ही नहीं है, बोलने बोलने में भी दिक्कत आती है उसको। ठीक है। लेट बोलता है, खिलौनों से खेलता नहीं है, एक ही चीज़ से करता रहता है, कोई ज़बरदस्ती उससे बात करे तो रोने लग जाता है, छुपता है, सामने नहीं आता, ये ऑटिज्म है। इसी तरह ADHD, ADHD क्या है? ADHD बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है, लड़कों में ज़्यादा होती है, कि जिसमें 2 चीज़ें, ये ADHD दरअसल कॉम्प्लेक्स है, 2 डिसऑर्डर्स हैं इसमें। पहला तो है अटेंशन डेफिसिट, यानी वो अपना ध्यान जो है ना, अवधान किसी चीज़ पे केंद्रित नहीं कर सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो छोटे बच्चे आपने देखे ना, आप उनको पकड़ के बैठा लो एक जगह कि तुम इसको ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ो ध्यान से, वो पढ़ नहीं पाएगा, इधर उधर देखने लग जाएगा, नहीं पढ़ा जाता, नहीं कंसंट्रेट होता। ठीक है। दूसरी चीज़ है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, वो एक जगह उसका पकड़ के बैठा ही नहीं सकते। छोटे बच्चे ना होते हैं कि उनके पाँव में पंख लगे हैं, कभी इधर कभी उधर, डाल डाल पात पात गिरते पड़ते रहते हैं। तो स्कूलों में जाओगे तो आप देखोगे उन छोटे छोटे बच्चों को कि वो बैठ ही नहीं सकते एक जगह, रुक ही नहीं सकते, कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। हालांकि नेचुरल है, लेकिन अगर बड़े होने के बाद भी प्रवृत्ति रहती है, बाल्यावस्था में भी कंटिन्यू रहती है, तो फिर एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको ADHD बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से PTSD क्या है? पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हिंदी में इनके कुछ नाम हो सकते हैं। हिंदी में पोस्ट ट्रोमेटिक, यानी उत्तर, पोस्ट को उत्तर बोलते हैं ना, पस या उत्तर बोल सकते हैं, उत्तर घातक, अभिघातक, है ना, अभिघातक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल विकार भी बोल सकते हैं, दबाव विकार भी, उत्तर अभिघातक दबाव विकार भी इसको बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? ये दरअसल देखो, ऑटिज्म या ADHD इनकी हमारे ब्रेन से संबंधित है। ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं
कुछ रसायंस हैं, केमिकल्स हैं या वायरिंग है ना, उनसे डिस्टर्बेंस हो सकता है, इनके कारण से होता है। लेकिन पीटीएसडी में फिजिकली कुछ नहीं होता, हम एकदम सही हैं। दरअसल ये तीनों के तीनों मैं आपको बताऊँ, एएसडी, एडीएसडी, सेरेब्रल पैलिसी, ये सारे के सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। आप इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। लेकिन पीटीएसडी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब कहते हैं ना कि ये साइकोलॉजिकल बात है, यार बीमारी है ही नहीं तेरे, साइकोलॉजिकल, ऐसा बोलते हैं ना। तो पीटीएसडी वास्तव में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि ऐसे कोई भयंकर घटना देख ली हमने, बहुत हृदय विदारक घटना, उसको देख के हम बार बार कांप जाते हैं, तो वो क्या भुलाई नहीं भूलती। जैसे आपने कोई भयंकर एक्सीडेंट देख लिया तो वो अचानक नींद से उठ जाते हैं हम, है ना, उसको भूलते नहीं है। कोई दुर्घटना देख ली या युद्ध वगैरह का कोई सीन देख लिया, या किसी के साथ कोई ऐसा कुछ हो गया, किसी को किडनैप करके ले गया, उसको बंधक बना लिया, 4 दिन तक कहीं रखा, तो वो आते हैं ना, फिर उनको इसके तो उनको दौरे पड़ने लग जाते हैं, बार बार वो चीज़ें याद आती हैं, भुला ही नहीं भूलते। वो दुस्वप्न, अतीत के दुस्वप्न दरअसल पीटीएसडी कहलाता है। और इसका आंसर भी वही है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, थर्ड नहीं है, सी नहीं है, पीटीएसडी नहीं है, क्योंकि पीटीएसडी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पीटीएसडी कौन सा डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये इसका आंसर हो गया पीटीएसडी नंबर 3। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक अलग से मैं उस पर वीडियो भी डालूंगा, मेरी बुक में भी है, आप ध्यान रखना। एक चीज़ है पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट दरअसल क्या है, पीपल विद डिसेबिलिटीज़। पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में, 1995। अक्सर इस पे प्रश्न आता है। 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था और इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ का जिक्र था। कितनी डिसेबिलिटीज़, 7। अभी 2016 में पीडब्ल्यूडी के स्थान पे रिवाइज्ड एक्ट आया है जो आरपीडब्ल्यूडी कहलाता है। आरपीडब्ल्यूडी दरअसल क्या है, राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। और आरपीडब्ल्यूडी आया है 2016 में, 2016 में। और इसमें पीडब्ल्यूडी में 1995 वाले में 7 डिसेबिलिटीज़ थी और इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं, 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। उनमें सेरेब्रल पाल्सी भी एक है, ठीक है, बोनापन भी है उसमें, और बहुत सी डिसेबिलिटीज़ के उसमें एग्जाम्पल हैं। एसिड अटैक भी है, जैसे कई बार आपने प्रश्न देखा हो तो, ठीक है। उसमें एक सेरिब्रल पाल्सी भी है। सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है, सॉरी है, दरअसल सेरेब्रल पाल्सी में भी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ब्रेन की वजह से होता है। इसमें ब्रेन में ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है ना, और कंट्रोल नहीं होता बॉडी पे, तो इसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है। मतलब जैसे कई बार तो ये होता है कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता है ना, व्हील चेयर पर आ सकता है, गामक कौशल नहीं होते। तो सेरेब्रल पाल्सी एक गंभीर बीमारी है जिसको हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में शामिल करते हैं, ठीक है। तो कौन सा एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा शिवाय, इसका मतलब एक आंसर होगा पीटीएसडी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये ज़िंदगी में कुछ घटनाएं घटती हैं, उनको हम भुलाते नहीं हैं, इस कारण से होता है। ओके, तो अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11, 11 नंबर का प्रश्न देखिए। सॉरी, 11वें नंबर का प्रश्न है, लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन जनरली शो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी अधिगम असक्त बालक सामान्यतः क्या शो करते हैं, क्या दिखाते हैं, उनके साथ क्या रिलेटेड है। ऑप्शंस देखिए, पहला है कंसेप्चुअल डिसऑर्डर, दूसरा परसेप्चुअल डिसऑर्डर, तीसरा हैबिचुअल डिसऑर्डर, चौथा फिजिकल डिसऑर्डर। बहुत शानदार बात है। संप्रत्यात्मक विकार या प्रत्यक्षणीय विकार या आदतन विकार या शारीरिक विकार। तो ध्यान दें, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन सामान्यतया क्या शो करते हैं, तो देखो समझने की कोशिश करो आप। पहला है कंसेप्चुअल डिसऑर्डर। हम कई बार बात करते हैं ना कि आप कंसेप्ट समझो, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझो। इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझना एक काम है, तो थोड़ा मुश्किल है ना। हम कंसंट्रेट करेंगे, बड़े होंगे तो समझ लेंगे। तो हम भी कई बार कंसेप्चुअल चीज़ों को नहीं समझते, तो वो भी नहीं समझता। इसका मतलब कंसेप्चुअल डिसऑर्डर कोई डिसेबिलिटी का सिम्टम नहीं है, सबका ही है तो, ठीक है। इसी तरह से फिजिकल डिसऑर्डर 20 में नहीं आएगा। हैबिचुअल, आदतन विकार, आदत हो गई, ठीक है ना, वो भी नहीं आएगा। लेकिन परसेप्चुअल डिसऑर्डर इसका राइट आंसर होगा। परसेप्चुअल का मतलब हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। चीज़ों को किस तरह से देखना है, कैसे समझना है, ये
लर्निंग डिसेबिलिटी की खास बात है। यानी वो जैसे देखना ना SAW को उसने देखा तो अंदर चूँकि वो उसका मिरर इमेज अंदर ऐसी गई, ठीक है ना, कि वो विपरीत गई, तो चीज़ों को विपरीत समझ रहा है वो। इसका मतलब ये है परसेप्चुअल डिसऑर्डर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखना। कॉन्सेप्ट से संबंधित नहीं है अधिगम अशक्त बालक, IQ से संबंधित नहीं है अधिगम अशक्त बालक। अधिगम अशक्त बालक तो परसेप्चुअल डिसऑर्डर का शिकार है। चीज़ों को वो इसी तरह से समझता है, उसकी गलती क्या है वो तो ऐसे ही देखता है। तो सही आंसर हो गया नंबर 2, प्रत्यक्षणीय विचार या परसेप्चुअल डिसऑर्डर। ओके, आगे चलें। चलिए साहब, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, चलेगा, अब नहीं होंगे। तो अभी क्या टाइम हो गया? अभी रात के बज गए 12:45। आप तो सो गए होंगे, पर कल उठते ही देखना आप इसे, अच्छा लगे तो। अच्छा, इस बार आप मेरे को बताना कि आप इनमें से कितने प्रश्न पहले से कर पाते थे, कितने जानते थे ना, कमेंट्स देना, या फिर आप बोलना सर मेरे इतने में से इतने सही है, या कोई भी आप कमेंट ज़रूर डालना, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब तो खैर करेंगे ही करेंगे आप। ओके साहब, तो अधिगम अशक्त बालक सामान्यतः दर्शाते हैं प्रत्यक्षणीय विकार या परसेप्चुअल डिसऑर्डर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 और 12वां प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो है ए टीचर यूज टच एंड फील नोटिस बोर्ड एंड बुक्स। यानी टच एंड फील वाले नोटिस बोर्ड सिंपली, और बुक्स किताबें जिनको टच करते हैं और फील करते हैं, महसूस करते हैं। द नीड ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर इज शी अटेम्प्टिंग टू कैटर टू। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बार बार आपको कहता हूँ, यहाँ पे शी क्यों है? शी इसलिए है, ही भी तो आ सकता था, पर शी क्यों है? शी इसलिए है, यस, जेंडर बाइस ना हो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ना हो। मैं अगला वीडियो में भी, अगला या उससे अगला, इसे भी डालूंगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर टाइप, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, तो मतलब महिला टीचर है, पहले टीचर का मतलब पुरुष होते थे, महिला तो घर का काम करती थी, ठीक है ना। पर अभी आप देख रहे हैं ना ये लैंग्वेज, इसमें महिला टीचर है। ओके, तो टीचर, अच्छा हाँ, पता है इससे पहले वो हमारे देश में क्या था, इससे पहले हमारे देश में लड़कियां पढ़ती नहीं थी। तो अभी आप कई जगह देखते हो ना, ए चाइल्ड, फिर आगे लिखा लिखा जाता है शी। तो चाइल्ड शी, इसका मतलब लड़की पढ़ रही है, वो लड़की है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग के खिलाफ बातें हैं। ओके, तो ए टीचर यूज टच एंड फील नोटिस बोर्ड एंड बुक्स। एक शिक्षिका छुओ और अनुभव करो नोटिस बोर्ड और पुस्तकों का उपयोग करती है। द नीड ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर, यानी स्पेशल लर्नर की कौन सी कैटेगरी की नीड को कैटर कर रही है, कौन सी कैटेगरी के बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। ओके, विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स, हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स, लर्निंग इम्पेयर्ड लर्नर्स, या फिर सोशल डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स। तो ध्यान देंगे, छुओ और अनुभव करो। छू के अनुभव करेंगे तो छू के अनुभव तो उनको कराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ना जिनको दिखता नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स, दृष्टिबाधित बच्चे। ब्रेल लुई पढ़ा है ना आपने? ब्रेल लुई दरअसल और क्या है, ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि में क्या होता है, उभरे हुए अक्षर होते हैं जिनको टच करते हैं, टच करके वो समझ लेते हैं कि साहब ये लिखा है, ये लिखा है, बाकायदा ट्रेन किया जाता है उनको, ठीक है ना। स्पीकिंग क्लॉक, स्पीकिंग कैलकुलेटर, बोलता कैलकुलेटर, बोलती घड़ी, कभी आपने सुना हो। ये सब क्या है? ये एक टर्म याद रखना है इंग्लिश की, और वो टर्म है टेक्टाइल। कौन सी टर्म है? टेक्टाइल। टेक्टाइल, कौन सी? टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब क्या होता है? टेक्टाइल जहाँ भी मिले आप समझ लेना, टेक्टाइल का मतलब है छूकर समझना, छूकर। तो छूकर वो समझते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विजुअली इम्पेयर्ड, पहला दृष्टिबाधित। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर लाइकली टू हैव डिस्थेमिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्कैल्कुलिया, या फिर डिसलेक्सिया। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड मतलब ऑर्थोपेडिकली और कुछ नहीं है, वही उनका कॉम्बिनेशन नहीं है, हैंड आई बॉडी के अंगों का कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको पता है ऑर्थोपेडिकली सॉरी, डिस्प्रेक्सिया की बात करें, डिसलेक्सिया की बात करें, हमने एक बात करी थी कि डिस्प्रेक्सिया में तमाम चीज़ें नहीं कर सकता बच्चा, ठीक है ना। डिसलेक्सिया भी है, डिस्ग्रेफिया भी शामिल है, डिस्कैल्कुलिया भी शामिल है। तो उसी तरह एक बात समझना है यहाँ पे आप, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन
वो होते हैं जिनमें होता है डिस्थीमिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो ध्यान दें, यहाँ हिंदी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में संभव है डिस्थीमिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो ध्यान देंगे, मोटर स्किल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सही तरीके से इसमें डिस्लेक्सिया ऑप्शन नहीं है ना, तो सही तरीके से मोटर स्किल काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो सही ढंग से लिख नहीं पाएगा। फाइन मोटर स्किल्स सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ये खास बात याद रखना, फाइन मोटर स्किल्स सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और लिखना फाइन मोटर स्किल है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्ग्रेफिया। क्या होगा? डिस्ग्रेफिया। डिस्थीमिया हम आपको बता चुके हैं, काइंड ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया गणना संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी है। तो इसका जवाब होगा लिखने में प्रॉब्लम आएगी, डिस्ग्रेफिया, राइट आंसर। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। ऑर्थोपेडिकली शब्द याद रखना, ऑर्थोपेडिकली, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन का संबंध डिस्ग्रेफिया से है, नंबर 2 डिस्ग्रेफिया। ओके, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो है ना आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न। चलिए सेकंड लास्ट है ये, चिल्ड्रेन विद एलडी। एलडी क्या है? एलडी और कुछ नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म है। चिल्ड्रेन विद एलडी, चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस देखिए, ए आर वेरी एक्टिव बट हैव ए लो IQ, आर वेरी वाइज एंड मेच्योर, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, कैन नॉट लर्न। यानी अधिगम आसक्त बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं किंतु निम्न बुद्धि लब्धि रखते हैं, बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं, सीखने के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, या सीख नहीं सकते। तो जहाँ भी परीक्षा में आए ना, सीख नहीं सकता बच्चा, उसको तो काट ही देना तुरंत, कैन नॉट लर्न, नेवर, कभी नहीं होगा। ओके। दूसरा, आर वेरी एक्टिव बट हैव ए लो IQ। तो अधिगम आसक्त बालक बहुत सक्रिय होते हैं किंतु निम्न बुद्धि लब्धि रखते हैं, नहीं, निम्न बुद्धि लब्धि काट देना, नहीं होगी, ठीक है। तीसरा, आर वेरी वाइज एंड मेच्योर। देखो वाइज होते हैं, ठीक है, मेच्योर, वाइज होते हैं, मेच्योर भी हो सकते हैं, पर जरूरी तो नहीं कि जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है वो वाइज ही हो, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी दूसरे कारण से भी तो होती है, ठीक है ना। तो आर वेरी वाइज एंड मेच्योर नॉट करेक्ट, क्योंकि सही नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। हाँ, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, सीखने के कुछ मामलों में स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, मुश्किल होती है उनको सीखने में। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट को समझना सीखें, ये इसका आंसर हो जाएगा कि लर्निंग डिसेबल बच्चे वो हैं जिनको सीखने में परेशानी है। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है ना, हिंदी में आप समझते हैं, अधिगम कठिनाई, अधिगम असक्ता, एक ही बात है, ठीक है, कमोवेश। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, अपनी बुक में भी हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दी हैं, उसमें हमने ADHD भी साथ रखा है। वैसे आप देखेंगे तो ADHD के बारे में अगर अलग से परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आए कि क्या वास्तव में ADHD लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं, तो हमको बोलना है ADHD लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये उसके पैरेलल चलता है, ये खास बात है इसकी। ADHD लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं मानी जाती, पर वो चूंकि पैरेलल चलता है इसलिए हम डिसेबिलिटीज़ में बहुत जगह इसको काउंट भी कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, अलग से प्रश्न आ जाए तो। वैसे यहाँ पे ध्यान रखना है, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, सीखने के कुछ मामलों में उनको दिक्कतें होती हैं, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ राइट, सीखने के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। ओके, अगला प्रश्न मे भी आज का आखिरी। ओहो, ये तो आपके लिए आ गया। तो अभी 14 प्रश्न पूरे हो गए, 15वां सवाल आपके लिए है, और बहुत शानदार सा सवाल हमने आपके लिए दिया है। ये पिछले दिनों बहुत जगह आया था और मैंने देखा था बहुत लोगों ने सॉल्यूशन भी दिए होंगे, कोशिश करते हैं सब लोग अच्छे दें, पर बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। हमने इसको आपके लिए दिया है। चलिए, ऑर्टोन गिलिंघम द्वारा विकसित बहुसंवेदी उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच कौन सी अधिगम अशक्तता में उपयोगी है। यानी ऑर्टन गिलिंघम एक साइकोलॉजिस्ट हुए, विद्वान हुए, 1935 में उन्होंने एक चीज़ दी, बहुत शानदार चीज़ दी, वो है मल्टी सेंसरी अप्रोच। ये कौन सी अधिगम अशक्तता में उपयोगी है? ऑप्शंस, पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, तीसरा ओडिटेक्टिया, चौथा NVLD। तो ध्यान दें, डिसलेक्सिया के बारे में आप जानते ही हैं, डिस्ग्राफिया के बारे में जानते ही हैं। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है,
ओडिटेक्टिया, ओडिटेक्टिया, सारे इंग्लिश के शब्दों का खेल है। देखो कितना आसान है, यानी सुनने में जिसको प्रॉब्लम है ना, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है। और NVLD, NVLD और कुछ नहीं है, ध्यान दें, NVLD, N से बनता है नॉन, V से बनता है वर्बल, तो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, L से लर्निंग, D से डिसेबिलिटीज। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं? मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जिनको वर्बल डिसेबिलिटी तो कुछ बोलते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। नॉन वर्बल डिसेबिलिटीज़ वो होती है जिनमें बिना भाषा के प्रयोग किए भी वो समझ नहीं पाते हैं। मतलब जैसे होता है ना, हम सामने के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के समझ लेते हैं वो क्या कहना चाहता है, तो वो नहीं समझ पाते। वॉइस के टोन को नहीं समझ पाते, ठीक है, कुछ साउंड्स को नहीं समझ पाते, बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का एक पार्ट है NVLD, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, तो आपको इसका जवाब देना है। अगले वीडियो में हम आपको इसका राइट आंसर देंगे और वेट करेंगे आपके कमेंट्स का। आप शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए, हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते जाएंगे। परीक्षा से पहले पहले हमने बेड़ा उठाया है, आपको वो तमाम चीज़ें हम अपने चैनल पे देंगे। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, शबा खैर, गुड नाइट, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। और किसी ने एक आज बहुत अच्छी बात बोली थी, मेरे को पसंद आई, कि किसी के लिए बुरा मत सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ओके, अब अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, अब बहुत जल्दी अपना डिजिटल बोर्ड आएगा, उस पर अपन आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे, पर वो बोर्ड आने पे ही होगा ना, उससे पहले यही क्रम अपना चलता रहेगा। तो एक बार फिर आप सबको ध्यान रखना है, पढ़ना है, वैक्सीनेशन में ध्यान रखना है। अच्छा पता है, अभी आज मैं देख रहा था कि ये स्टेटिस्टिशियन जो होते हैं, कुछ आंकड़े निकालने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, उन्होंने सब ने आंकड़े निकाले कि साहब जिस गति से अभी ये बढ़ रहा है ना अपना कोरोना, ये अगले 10-15 दिन में पीक पे चला जाएगा और फिर वो इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है आपको सबको, पढ़ते रहना है, मन लगा के बस पढ़ते रहो। आप तो बाहर निकलो मत, निकलो तो मास्क के साथ निकलो, चीज़ें यूज़ करो, ठीक है ना, और सब ठीक होगा, तैयारी चली रही है। ओके, काफ़ी बातें हो गई, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।